हेलो बच्चों, क्रैश कोर्स में आज हम नई यूनिट की शुरुआत करेंगे दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी। हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बेटा, क्रैश कोर्स में हम बात कर रहे थे यहाँ पर एनसीईआरटी के बायोलॉजी सेक्शन के बारे में। बायो में बेटा आप जानते हैं कि 10 यूनिट और 38 चैप्टर टोटल हैं और अभी तक हमने 6 यूनिट कवर कर ली हैं। तो अगली जो यूनिट हमने यहाँ पर तो बेटा अगली जो यूनिट है इसके लिए हमने एक पोल करवाया था और ज़्यादातर बच्चों ने करीब 68% बच्चे चाहते हैं कि बायोटेक स्टार्ट किया जाए। तो बायोटेक एक छोटी सी यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट आप कह सकते हैं, क्योंकि केवल 2 चैप्टर यहाँ पर हैं और इन 2 चैप्टर से आपके नीट में करीब 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। तो बेटा ये आपकी अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो यूनिट नंबर 9 है, लेकिन अगर हम अपने क्रैश कोर्स के हिसाब से देखें तो ये यूनिट नंबर 7 है। इसके बाद 3 यूनिट आपकी बच रही हैं, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल एंड सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इन 3 यूनिट को हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। इस यूनिट में बेटा 2 चैप्टर हमारे पास हैं। पहला है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस और दूसरा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आज बेटा हम पहले चैप्टर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। आप सिंपली इसे बायोटेक भी कह सकते हैं। तो बच्चों आप जानते हैं कि हर यूनिट के शुरुआत में एक साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर हर्बर्ट बॉयर, जिनका जन्म 1936 में हुआ, इनके बारे में आपको बताया गया और कोहेन के बारे में भी कुछ पॉइंट आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं हर्बर्ट बॉयर के बारे में। इनका जन्म 1936 में हुआ। अब बेटा 1969 तक की अगर हम बात करें तो इन्होंने कई सारी स्टडीज की रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर, कपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। कपल का मतलब 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया जो कि ई कोलाई बैक्टीरिया से निकाले गए थे। इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में स्पेशल यूजफुल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। बॉयर ने पता लगाया, हर्बर्ट बॉयर ने ऑब्जर्व किया कि ये जो एंजाइम है बेटा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है डीएनए स्ट्रैंड को एक पर्टिकुलर तरीके से काटने की। डीएनए के स्ट्रैंड को एक पर्टिकुलर फैशन में कट करने का काम करते हैं और इसकी वजह से स्टिकी एंड बन जाते हैं, जिसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस भी करेंगे। स्टिकी एंड बन जाते हैं डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के ऊपर और ये जो स्टिकी एंड होते हैं बेटा, इन स्टिकी एंड को दूसरे डीएनए के साथ हम जोड़ सकते हैं। अब बेटा दूसरे जो साइंटिस्ट यहाँ पर हैं स्टैनले कोहेन। कोहेन की अगर बात करें तो कोहेन ने छोटे छोटे डीएनए के ऊपर काम किया जिन्हें हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। और जो प्लाज्मिड होते हैं ये फ्रीली प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ सर्टेन बैक्टीरियल सेल। मतलब ये सभी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड डीएनए नहीं पाया जाता, कुछ बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होता है और ये रेप्लिकेट करता है इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। तो इसका इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन होता है, ये आप पहले से भी जानते हैं। अगर आपने सेल चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पर भी एनसीईआरटी ने आपको बताया इसके बारे में। अब कोहेन ने वो तरीका विकसित किया जिसके द्वारा, कोहेन के तरीके के द्वारा जो प्लाज्मिड है इनको सेल से बाहर निकाला जा सकता था और फिर इन्हें दूसरी सेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता था। तो ये बात आप ध्यान रखिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस साइंटिस्ट ने प्लाज्मिड को डीएनए से रिमूव करने का और दूसरी सेल में रीइंसर्ट करने का तरीका विकसित किया। अब इन्हीं दोनों साइंटिस्ट ने बेटा, बोयर और कोहेन, इन दोनों ने मिलकर पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया था वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा इस यूनिट का पहला चैप्टर आपका है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। इस चैप्टर में हम बायोटेक के सिद्धांतों की बात करेंगे और बायोटेक में कौन कौन से प्रोसेस होती, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टॉपिक कौन कौन से हैं। इस चैप्टर में बेटा 3 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक, दूसरा है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और तीसरा है प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो बेटा ये चैप्टर जो कि बड़ा है और इसको ज्यादातर बच्चों को समझना बहुत कठिन लगता है, इसलिए इसको हम 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। आज के लेक्चर में 2 टॉपिक मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा और फिर कल के लेक्चर में हम अगले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, प्रिंसिपल्स ऑफ द बायोटेक एंड टूल्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम ये समझने की बात करेंगे कि बायोटेक एक्चुअली है क्या।
तो बायोटेक बायोलॉजी की वो ब्रांच है जहां पर हम ऐसी टेक्निक के बारे में पढ़ाई करते हैं जिन टेक्निक में लिविंग ऑर्गेनिज्म का या उनके द्वारा बनाए गए एंजाइम का यूज किया जाता है ऐसे प्रोडक्ट या प्रोसेस को प्रोड्यूस करने में जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। यानी मनुष्य के लिए फायदेमंद चीजों को बनाने के लिए अगर किसी ऑर्गेनिज्म का या उसके द्वारा बनाए गए एंजाइम का यूज हम करते हैं तो इसे बायोटेक कहा जाता है। बेटा देखिए, बायोटेक की बात अगर हम करें तो बायो का मतलब लिविंग, टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक या तकनीक। तो ऐसी कोई तकनीक जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का या उसके द्वारा बनाए गए एंजाइम का यूज करते हैं तो इसी को हम बायोटेक कहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो मेकिंग कर्ड, ब्रेड, वाइन, ये सब माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेसेस हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी का ही रूप है। जैसे हमारे घर में दूध से दही बनाया जाता है तो दूध से दही का फॉर्मेशन कौन करता है? बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। ब्रेड को कौन बनाता है? ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी। वाइन की बात करें तो वाइन में भी सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी ईस्ट का यूज किया जाता है। तो बेटा आप देखिए, बैक्टीरिया और फंजाई से ही कर्ड, ब्रेड और वाइन का फॉर्मेशन किया जाता है। यानी ये सब माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेस हैं, तो ये भी बायोटेक का हिस्सा है। इसी तरीके से अगर हम किसी प्रोसेस में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं इन्हीं सब चीजों को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये भी बायोटेक का हिस्सा माना जाएगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को जीएमओ कहते हैं, और जीएमओ क्या है बेटा, वो अगले चैप्टर में आप सीख जाएंगे। इसी यूनिट के अगले चैप्टर में इसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। अब कई ऐसे प्रोसेस या टेक्निक हैं, ठीक है, कई ऐसे प्रोसेस या टेक्निक हैं जिन्हें बायोटेक के अंदर हम शामिल करते हैं, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम मैंने आपको समझा दिया है। जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपने पढ़ा है, वो भी बायोटेक का हिस्सा है। सिंथेसाइजिंग ए जीन एंड यूजिंग इट, जीन की सिंथेसिस करना और उसे यूज करना, ये भी बायोटेक का हिस्सा है। डेवलपिंग ए डीएनए वैक्सीन, किसी डीएनए वैक्सीन को डेवलप करना, या करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन, किसी डिफेक्टिव जीन को सही करना, ये सब बायोटेक के हिस्से हैं। तो दूध से दही का बनना, ब्रेड का फॉर्मेशन, वाइन का फॉर्मेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, जीन की सिंथेसिस करना, जीन को यूज करना, डीएनए वैक्सीन को डेवलप करना, डिफेक्टिव जीन को सही करना, ये सब बायोटेक के हिस्से हैं। अच्छी तरीके से आप याद रखिएगा, क्योंकि कल हम इसी चैप्टर का बेटा मेंटी क्विज भी करेंगे, इसी टॉपिक के हम 50 क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि इन टॉपिक को अच्छी तरीके से आप रिवाइज कर लीजिएगा। अब यहाँ पर बेटा यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक यानी ईएफबी के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई बायोटेक की, जिस डेफिनेशन में बायोटेक के ट्रेडिशनल यानी परंपरागत व्यू को और मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक को शामिल किया गया है। तो ईएफबी की डेफिनेशन क्या है ये आपको याद करनी है, आप समझ लीजिए, ताकि जब ऑप्शन आपको मिले एग्जाम में या मिंटी में तो आप कर पाए। देखिए ईएफबी की डेफिनेशन क्या है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। करें प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के लिए अगर हम नेचुरल साइंस प्राकृतिक विज्ञान को इंटीग्रेट करते हैं, जोड़ते हैं, समायोजन करते हैं, तो प्राकृतिक विज्ञान का समायोजन या इंटीग्रेशन किसके साथ? ऑर्गेनिज्म के साथ, सेल के साथ, सेल के किसी पार्ट के साथ, या मॉलिक्यूलर एनालॉग के साथ अगर करते हैं तो इसी को हम बायोटेक कहते हैं। और ये ईएफबी के द्वारा डेफिनेशन दी गई है, जो अभी नीट में कभी पूछी नहीं गई लेकिन पूछी जा सकती है, तो इसे आप याद रख सकते हैं। चलिए बेटा, तो यहाँ पर पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी बायोटेक के सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बेटा यहाँ पर कई सारी ऐसी टेक्निक हैं जिनकी वजह से मॉडर्न बायोटेक, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ है, लेकिन इनमें से दो कोर टेक्निक के बारे में हमें जानना है। दो मुख्य ऐसी तकनीकें हैं जिनकी वजह से मॉडर्न बायोटेक का जन्म हुआ। तो पहली टेक्निक कौन सी है? दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरी टेक्निक है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग बेटा क्या है? ऐसी कोई भी टेक्निक जिसके द्वारा हम जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए और आरएनए की केमिस्ट्री को चेंज कर सकते हैं। अगर डीएनए या आरएनए में कोई चेंज हम करते हैं तो इसी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग पहली वो कोर टेक्निक है जिससे मॉडर्न बायोटेक का जन्म हुआ।
अच्छा बेटा, अब यहाँ पर ये आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए में कोई चेंज करते हैं, तो डीएनए या आरएनए में चेंज करने का मतलब है कि हमने जीनोटाइप को चेंज कर दिया। अगर जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज कर रहे हैं तो इससे हम कह सकते हैं कि हमने जीनोटाइप चेंज कर दिया। और अगर हम जीनोटाइप को चेंज करके डीएनए आरएनए को चेंज करके उस डीएनए या आरएनए को किसी होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें, किसी डीएनए में हमने कोई बदलाव किया और उसको किसी होस्ट के अंदर डाल दिया, तो जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसका फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। क्योंकि फिनोटाइप डिपेंड किसके करता है? जीनोटाइप पे डिपेंड करता है। अगर जीनोटाइप चेंज होगा तो फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा। फिनोटाइप का मतलब होता है जर्नल अपीयरेंस, हम कैसे नजर आते हैं, हमारा कलर कैसा है, हमारी शकल सूरत कैसी, ये सब फिनोटाइप है। और हमारा फिनोटाइप निर्भर किस पे करता है? जीनोटाइप पे। तो अगर हम जीनोटाइप को चेंज करेंगे तो फिनोटाइप अपने आप ही चेंज हो जाएगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करता है? वो जीनोटाइप को चेंज करता है, और जीनोटाइप चेंज होगा तो फिनोटाइप अपने आप ही चेंज हो जाएगा। बेटा देखिए, चैप्टर ज्यादातर बच्चों को कठिन लगता है, लेकिन अगर छोटी छोटी बातें वो समझ लें तो चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। और साथ ही साथ जो जेनेटिक्स का टॉपिक वो भी आप अगर रिवाइज कर लेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए काफी आसान होगा। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और पुरानी जो वीडियोस हमने अपलोड की बेटा, क्रैश कोर्स की 27 चैप्टर हम अपलोड कर चुके हैं, तो उनको भी जरूर रिवाइज करिएगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं। क्लियर? और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए, उन्हें भी जरूर ये पसंद आएगा। तो बेटा दूसरी जो कोर टेक्निक है जिससे मॉडर्न बायोटेक का जन्म हुआ, ये है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अगर आपकी एनसीईआरटी 1 साल से ज्यादा पुरानी तो उसमें नाम नहीं लिखा होगा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है। इसमें क्या है बेटा? मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस। यानी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है बेटा, उसमें हम एक स्टेराइल इन्वायरमेंट तैयार कर सकते हैं। स्टेराइल मतलब माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट हम तैयार कर सकते हैं। और अगर हम स्टेराइल इन्वायरमेंट तैयार करेंगे तो इससे केवल उन्हीं ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी जिन जो ऑर्गेनिज्म हम चाहते हैं, और हम लार्ज क्वांटिटी में उस प्रोडक्ट को तैयार कर पाएंगे जो हमारे फायदे के लिए हो। जैसे एंटीबायोटिक की बात करें, वैक्सीन की बात करें, एंजाइम की बात करें, इनको लार्ज स्केल पे तैयार किया जा सकता है। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग से हम स्टेराइल इन्वायरमेंट तैयार कर सकते हैं लैब में, और जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को बदल सकते हैं। चलिए बेटा, आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेज होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर, इसकी बात करते हैं। बेटा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन प्रोवाइड करता है, ये अपॉर्चुनिटी देता है वेरिएशन के लिए। और वेरिएशन से क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। तो जिन स्पीसीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो तेजी के साथ इवॉल्व होती हैं, क्योंकि उनमें वेरिएशन आते हैं और उनमें नए यूनिक कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन होता है, वहां पर जीन के नए नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो अब यहाँ पर ये कुछ एडवांटेज होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें बेटा, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है, इसमें क्लोन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन को परमिट करती हैं। परंपरागत तरीके से जो हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉसिंग कराए जाते थे प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग में, प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग का टॉपिक बेटा स्ट्रेटेजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में आपको बताया जाएगा। तो जब प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग करते थे पुराने समय में, तो क्या होता था? ज्यादातर, वेरी ऑफन मतलब अक्सर ये होता था कि जो अनडिजायरेबल जिनको हम नहीं चाहते थे, वो जीन भी शामिल हो जाते थे और मल्टीप्लाई करते थे डिजायर्ड जीन के साथ में। डिजायर्ड जीन मतलब जो अच्छे जीन है, और अनडिजायरेबल जो अच्छे जीन नहीं है। तो दोनों तरह के जीन उस क्रॉस में शामिल हो जाते थे, जिसकी वजह से जो ब्रीड बनती थी वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती थी। अब जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक है, द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, use of gene cloning and gene transfer, overcome this limitation and allow us to isolate and introduce only one or a set of desirable gene without introducing undesirable gene into the target organism। target मतलब host। तो बेटा देखिए, यहाँ पर जो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक है, इससे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए आजकल क्रिएट कर लेते हैं। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए में
जो डिजायर्ड जीन है, जो अच्छा जीन है, केवल उसी को हम होस्ट के अंदर भेज सकते हैं और अनडिजायरेबल जीन को हम जाने से रोक सकते हैं। जबकि परंपरागत जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन था उसमें डिजायरेबल जीन के साथ अनडिजायर्ड जीन भी मल्टीप्लाई करता था, वो भी शामिल हो जाता था। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की वजह से ये जो कमी थी इसको हमने खत्म कर दिया। ओवरकम दिस लिमिटेशन, इस लिमिटेशन को हमने खत्म कर दिया। एक एक बात को अच्छी तरीके से समझिएगा और इसको अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो फिर से बार बार सुनिएगा, चीजें आपको समझ में आएंगी। चलिए बेटा, एनसीईआरटी ने अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा और उसका जवाब भी आपको दिया है। एनसीईआरटी कह रहा है कि डीएनए के उस टुकड़े का भविष्य क्या होगा जिसे किसी भी तरीके से हम दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें। मतलब जैसे ह्यूमन का एक छोटा सा डीएनए का टुकड़ा है और इसे अगर बैक्टीरिया में डाल दें तो क्या होगा। मोस्ट लाइकली ज़्यादातर केसेस में ये होगा कि जो डीएनए का टुकड़ा हमने बैक्टीरिया के अंदर डाला है ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा उस होस्ट ऑर्गेनिज्म की प्रोजनी के अंदर। यानी जब जिस बैक्टीरिया के अंदर हमने डीएनए डाला है, जब वो बैक्टीरिया डिवाइड करके दो डॉटर का फॉर्मेशन करेगा तो ये दोनों डॉटर के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये डीएनए जो बैक्टीरिया के अंदर हमने इंट्रोड्यूस किया है, अगर ये इंटीग्रेट हो जाए रेसिपिएंट के जीनोम के साथ, यानी बैक्टीरिया का जो जीनोम है उसका जो डीएनए अगर उसके साथ हमारा डीएनए जाके जुड़ जाए तो फिर ये मल्टीप्लाई कर सकता है और फिर जो दो प्रोजनी बनेंगे उन प्रोजनी में दोनों के अंदर ये इनहेरेंट हो सकता है। अब सवाल ये कि होस्ट के अंदर अगर ये जीनोम के साथ जुड़ जाएगा तो ये किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकता है। उसका रीजन ये है कि जो एलियन पीस डीएनए का, एलियन पीस मतलब जो ह्यूमन का डीएनए हमने डाला था उसी को हम एलियन कह रहे हैं। मतलब बैक्टीरिया के लिए ह्यूमन का डीएनए क्या है, एलियन डीएनए, ठीक है। तो एलियन डीएनए इज ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ये बैक्टीरिया के क्रोमोसोम का हिस्सा बन गया, उसके साथ जाके इंटीग्रेट कर गया तो उसका हिस्सा बन गया। विच हैज द एबिलिटी टू रेप्लीकेट, और बैक्टीरिया में जो सिंगल क्रोमोसोम उसमें रेप्लीकेट करने की क्षमता है, तो अगर उसके साथ कोई डीएनए जाकर अटैच करेगा तो उस डीएनए में भी रेप्लीकेशन करने की क्षमता आ जाएगी। अब बेटा जो क्रोमोसोम होता है उसमें एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है जिसे ओराई कहते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस कर भी चुके हैं जब हमने जेनेटिक्स को पढ़ा था। तो ओराई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है रेप्लिकेशन की शुरुआत करने के लिए। यानी जब रेप्लिकेशन की शुरुआत होती तो कहाँ से होती है, ओराई से इसकी शुरुआत होती। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी फॉरेन या एलियन डीएनए का मल्टीप्लिकेशन करना है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो जरूरी ये है कि वो एलियन डीएनए क्रोमोसोम का हिस्सा बन जाए और उस क्रोमोसोम के पास स्पेसिफिक सीक्वेंस होना चाहिए जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओराई के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से एलियन पीस ऑफ डीएनए अगर लिंक हो जाए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से तो ये जो एलियन पीस डीएनए का है मतलब एक ऑर्गेनिज्म में दूसरे ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है वो रेप्लिकेट कर सकता है और मल्टीप्लाई कर सकता है होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसे क्लोनिंग का नाम दिया जाता है या कहते हैं मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। चलिए बेटा, अब इस बात पे फोकस करते हैं कि पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस तरीके से बनाया गया। पहला जो आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए था ये बनाया गया था बेटा कोहेन और बोयर के द्वारा, ठीक है। कोहेन और बोयर के द्वारा 1972 में पहला आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया। और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस तरीके से बनाया गया बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब है कि इसमें दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का डीएनए लिया जाएगा। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनाया गया इसका कंस्ट्रक्शन, इसका फॉर्मेशन किया गया एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया गया और इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को एक प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या है, ऑटोनॉमसली मतलब सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम बैक्टीरिया के, ध्यान से सुनिएगा बेटा, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को जोड़ के पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया। जैसे मान लेते हैं कि ये प्लाज्मिड है, ठीक है, ये प्लाज्मिड है साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का। अब इस प्लाज्मिड के साथ और ये मान लेते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, दिस इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यानी आप कहेंगे दिस इज ARG, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है ना,
और जोड़ने के लिए कट भी करना पड़ेगा, है ना। तो प्लाज्मिड को कट किया गया इस तरीके से, और यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को लाके जोड़ दिया गया, और ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए में दो अलग अलग सोर्सेस से हम डीएनए लेंगे और उनको आपस में जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए बेटा जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, एआरजी जिसको हमने कहा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को प्लाज्मिड से कट करके ही निकाला गया, क्योंकि सेल चैप्टर में एनसीईआरटी ने बताया कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्लाज्मिड में ही पाया जाता है। और ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है ये बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अब बेटा डीएनए को किसी भी विशेष जगह पर अगर काटना है तो उसके लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जरूरत पड़ती, जिन्हें मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जाना जाता है ना। इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जाना जाता है, और ये डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन विशेष जगह पर काट सकते हैं। अब जो डीएनए का कट पीस होता है इसको प्लाज्मिड डीएनए के साथ लिंक करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। जो प्लाज्मिड डीएनए होता है बेटा ये वेक्टर की तरह काम करता है डीएनए के उस टुकड़े के लिए जो इसके साथ अटैच किया गया है। जैसे आपने अभी देखा कि एआरजी को हमने अटैच किया प्लाज्मिड के साथ में, तो प्लाज्मिड यहाँ पर वेक्टर का काम करेगा, और ये एकदम उसी तरह से काम करता है जैसे आपने मॉस्किटो वेक्टर को पढ़ा है ना। मॉस्किटो की बात करें तो मॉस्किटो एक इंसेक्ट वेक्टर के रूप में काम करता है मलेरियल पैरासाइट को ट्रांसफर करने के लिए। मलेरियल पैरासाइट क्या, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बॉडी तक कौन पहुंचाता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। जैसे फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को होस्ट के अंदर पहुंचाती, ह्यूमन के अंदर पहुंचाती, वैसे ही प्लाज्मिड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के लिए वेक्टर का काम करता है। कंपेयर कर लीजिएगा, जैसे मॉस्किटो प्लाज्मोडियम के लिए वेक्टर है, वैसे ही प्लाज्मिड डीएनए के टुकड़े के लिए एक वेक्टर की तरह काम करता है। तो प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज ए वेक्टर टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। बेटा एलियन का मतलब होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म का। जैसे ह्यूमन का डीएनए है, इसे बैक्टीरिया के अंदर अगर हम पहुंचाएंगे तो बैक्टीरिया के लिए ह्यूमन का डीएनए क्या होगा, एलियन डीएनए कहलाएगा। अब बेटा जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है इसको प्लाज्मिड वेक्टर के साथ जोड़ने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसे डीएनए लाइगेज कहा जाता है। देखिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है बेटा ये डीएनए को कट करता है विशेष जगह पर, और डीएनए लाइगेज टर्म लाइगेट से है, लाइगेशन से है, ये जोड़ने का काम करता है। ये डीएनए के जो कट एंड होते हैं उनको जोड़ देता है, और इस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन होता है। अब बेटा साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के जो प्लाज्मिड डीएनए उसको यूज करके हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। अब जो इशर्चिया कोलाई है, एनसीईआरटी क्या कह रहा है कि ये क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरियम है साल्मोनेला का। अगर ई कोलाई के अंदर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर दिया जाए तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ई कोलाई के अंदर रेप्लिकेट करेगा ई कोलाई के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करके, और फिर बहुत सारी कॉपीज का फॉर्मेशन करेगा। तो यानी हमने साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के प्लाज्मिड का यूज करके ई कोलाई के अंदर एक डीएनए को इंट्रोड्यूस कराया। उस डीएनए ने ई कोलाई के अंदर पाए जाने वाले डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करके उस डीएनए की कई सारी कॉपीज बनाई, जिसे आप रेप्लिकेशन कहेंगे। और रेप्लिकेशन में एंजाइम कौन सा यूज होता है, डीएनए पॉलीमरेज। ये सब जेनेटिक्स में बेटा आप पढ़ चुके हैं। अगर आपने जेनेटिक्स नहीं पढ़ी, आप ये डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज ये सब एंजाइम नहीं जान रहे हैं, तो पहले आप जेनेटिक्स पढ़िए, उसके बाद इस टॉपिक पे आएंगे तो चीजें आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो बेटा ई कोलाई के अंदर जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्लाज्मिड के द्वारा ले जाया गया है, इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के द्वारा जो मल्टीप्लाई करके कॉपीज बनाने की क्षमता, इसी को क्लोनिंग कहा जाता है। यानी ई कोलाई के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की क्लोनिंग होती है। अब बेटा यहाँ पर जो ई कोलाई जिसके अंदर हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को इंट्रोड्यूस किया प्लाज्मिड की मदद से, उस बैक्टीरिया को, उस ई कोलाई को हम कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए 3 बेसिक स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, पहले स्टेप में हम डीएनए को आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें डिजायरेबल जीन हो। यानी आप कह सकते हैं कि एक डिजायरेबल जीन को हम सेलेक्ट करते हैं पहले स्टेप में। दूसरा स्टेप क्या है,
इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। अब जो डिजायरेबल जीन या डीएनए इसको हम होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। और तीसरा स्टेप मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू द होस्ट, और होस्ट के अंदर उसे मेंटेन करना चाहते हैं। एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, और हम ये चाहते हैं कि जब वो ऑर्गेनिज्म डिवाइड करे तो उसकी जो प्रोजेनी उसके अंदर भी ये डीएनए मेंटेन रहे, वो जीन मेंटेन रहे। और ये तभी पॉसिबल है जब हम उस बैक्टीरिया के अंदर जो डिजायर्ड डीएनए है वो हम प्लाज्मिड के साथ में इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि प्लाज्मिड के पास ओरा ही पाया जाता है। तो ये 3 स्टेप बेटा यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोडक्शन एंड द मेंटेनेंस। सेकेंड टॉपिक बेटा टूल्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की अगर हम टूल की बेटा बात करें तो 5 तरह के टूल हमें चाहिए होते हैं। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तभी कंप्लीट हो सकती है जब हमारे पास 5 तरह के की टूल मौजूद हों। पहला है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमें चाहिए, जिसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। दूसरा पॉलीमरेज एंजाइम हमें चाहिए। तीसरा लाइगेज चाहिए। चौथा वेक्टर चाहिए। और पांचवा हमें होस्ट चाहिए। तो इन 5 चीजों की हमें जरूरत होती है जिन्हें हम टूल के नाम से जानते हैं, जिनमें 3 एंजाइम है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या आरडीएनए टेक्नोलॉजी के लिए 5 टूल चाहिए, जिनमें 3 एंजाइम हैं, एक वेक्टर और एक होस्ट है। एंजाइम कौन से? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम और लाइगेज एंजाइम। तो चलिए बेटा सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। 1963 की बात है, 2 एंजाइम के बारे में वैज्ञानिकों को पता चला। और ये एंजाइम क्या करते थे? ये एंजाइम इश्चर्चिया कोलाई बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज, जो कि वायरस है, इसकी ग्रोथ को रोकने का काम करते थे। यानी 2 ऐसे एंजाइम का पता चला 1963 में जो ई कोलाई में बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोकने का काम करते थे। ऐसे 2 एंजाइम आइसोलेट किए गए, निकाले गए। अब इनमें से बेटा जो एक एंजाइम था ये डीएनए में मिथाइल ग्रुप को जोड़ता था, और दूसरा जो एंजाइम था वो डीएनए को कट करता था। और जो दूसरा वाला एंजाइम था इसी का नाम रखा गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो 1963 में जो 2 एंजाइम का पता चला उनमें से दूसरे वाले एंजाइम का नाम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रखा गया। पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था HindD2। पढ़ने का तरीका भी ज्यादातर बच्चों को नहीं आता है, तो पढ़ेंगे कैसे इसे? दैट इज HindD2, ये पढ़ेंगे बेटा इसे आप, ठीक है? HindD2, HindD2 नहीं, HindD2 नहीं, दैट इज HindD2, ये आप पढ़ेंगे। पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था HindD2। अब इस HindD2 की जो फंक्शनिंग है, इसका जो काम करने का तरीका है, ये स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे निर्भर करता है, और इसके बारे में 5 साल के बाद पता चला। मतलब ये जो HindD2 नाम का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये डीएनए को एक विशेष सीक्वेंस को पहचानने के बाद में कट करता है। ये पता चला कि HindD2 ऑलवेज डीएनए को कट करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। और पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे कट करता? पहले रिकॉग्नाइज करता है कि स्पेसिफिक सीक्वेंस को, जो कि 6 बेस पेयर का बना होता है। और ये 6 बेस पेयर का जो बना हुआ सीक्वेंस होता है, दैट सीक्वेंस इज नेम्ड एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर HindD2। जैसे बेटा आपने पढ़ा होगा एक एंजाइम EcoR1 के बारे में, पढ़ा है कभी? EcoR1 तो जरूर सुना होगा आपने। तो EcoR1 के लिए रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या आपने पढ़ा होगा? GAATTC, ये आपने नाम सुना होगा ना, GAATTC। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डीएनए चूंकि डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो दोनों स्ट्रैंड के सीक्वेंस अगर लिखेंगे तो ये सीक्वेंस आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर आपको कितने बेस पेयर मिल रहे हैं? 6 बेस पेयर मिल रहे हैं। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस बना होता है कितने? 6 बेस पेयर का बना हुआ सीक्वेंस होता है बेटा। तो ये जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है ये किसके लिए? EcoR1 के लिए है। HindD2 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस अलग होगा, जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। HindD2 के अलावा आज हम करीब 900 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में जानते हैं, जिन्हें बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन से पता लगाया गया है। 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का पता हम लगा चुके हैं। और हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिकॉग्निशन सीक्वेंस अलग होता है। यानी जो EcoR1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस GAATTC है, ये केवल EcoR1 के लिए, HindD2 का अलग होगा।
900 जो एंजाइम है बेटा, हर एंजाइम के लिए अलग अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। ये बात बहुत अच्छे ध्यान रखना, यानी रिकॉग्निशन सीक्वेंस स्पेसिफिक नेचर का है। अब बेटा यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है इनका नाम कैसे रखते हैं, नेमिंग कैसे करते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इसकी जो कन्वेंशन है, परंपरा है, वो क्या है? फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जीनस। जिस बैक्टीरिया से इसे आइसोलेट किया गया उसके जीनस से एंजाइम के नाम का पहला लेटर आता है। अगले दो लेटर जो नाम के होते हैं एंजाइम के, ये स्पीसीज से आते हैं। जिस बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल से इसे निकाला जाता है उसके स्पीसीज के नाम से अगले दो लेटर आते हैं। जैसे अगर इको आर1 की बात करें ना, तो इको आर1 नाम कहाँ से आया? देखिए, इश्चर्चिया जिस बैक्टीरिया से निकाला गया उसका जीनस का नाम क्या है? इश्चर्चिया। तो इश्चर्चिया से क्या आ गया? ई आ गया यहाँ पर, है ना, पहला लेटर जीनस से आ गया। कोलाई यहाँ पर बेटा क्या? कोलाई स्पीसीज है ना, तो कोलाई में जो सी ओ है ये अगले दो लेटर यहाँ पर आ गए, नाम में इको बन गया, है ना। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं? इन इको आर1 जो लेटर आर बेटा आपको बताया गया है, ये आर कहाँ से आया है? लेटर आर बेटा आया है नाम ऑफ स्ट्रेन से। जो स्ट्रेन है बेटा वहां से अगला लेटर आता है ना, तो इको आर। तो इको में ई कहाँ से आया? जीनस से। सी ओ कहाँ से आया? स्पीसीज के नाम से। और आर कहाँ से आया? स्ट्रेन से। आर देखिए स्ट्रेन क्या है? कोलाई RY13 बेटा, यहाँ पर जो R13 स्ट्रेन का नाम है, जो RY13 आपको दिया गया, RY13 स्ट्रेन का नाम है। तो RY13 से क्या गया? आर आ गया। ई कहाँ से आया? इश्चर्चिया से। सीओ कहाँ से आया? कोलाई से आया। आर कहाँ से आया? RY13 से। और ये जो रोमन नंबर लिखा है 1, ये देखिए, ये रोमन नंबर आपको क्या बताता है? रोमन नंबर जो नाम के बाद में लगा हुआ है ये इंडिकेट करता है, देखिए क्या इंडिकेट करता है? रोमन नेम इंडिकेट करता ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। बेटा जैसे इश्चर्चिया कोलाई RY13 है, तो इस RY13 स्ट्रेन से कई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निकले। अब जो एंजाइम पहले आइसोलेट किया गया उसका नाम इको आर1 हो गया, जो दूसरी बार में आइसोलेट किया गया उसका नाम इको आर2 हो जाएगा, पांचवी बार निकलेगा तो इको आर5 हो जाएगा। और इको आर5 होता भी इको आर1, इको आर2, इको आर3, इको आर4 और इको आर5, ये सब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम है। तो ये सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन को बताता, ध्यान रखिएगा, ये ऑर्डर या सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन को बताता है। ये चीज आप जरूर यहाँ पर ध्यान रखेंगे, रोमन नंबर सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन को बताता है। अब बेटा जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये एंजाइम के एक बड़े क्लास से बिलोंग करते हैं जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। वैसे गलत टर्म है, क्योंकि आपने अगर बायोमोलिक्यूल चैप्टर में 6 क्लास पढ़े होंगे एंजाइम के, तो न्यूक्लियस नाम का कोई क्लास वहां पर नहीं है। एक्चुअली जो न्यूक्लियस है बेटा, ये हाइड्रोलेजेस क्लास के एग्जाम्पल है। हाइड्रोलेज में उन्हें रखा जाता है जो बॉन्ड को तोड़ने का काम करते हैं। अब ये न्यूक्लियसेस दो तरह के होते हैं, एक एक्सोन्यूक्लियेज है और दूसरा एंडोन्यूक्लियेज है। जो एक्सोन्यूक्लियेज होता है ये डीएनए से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है एंड ऑफ डीएनए से, लेकिन जो एंडोन्यूक्लियेज होते हैं ये डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करने का काम करते हैं। जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो डीएनए को एंड से कौन रिमूव करेगा न्यूक्लियोटाइड को? दैट इज एक्सोन्यूक्लियेज। और डीएनए को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कौन कट करेगा? एंडोन्यूक्लियेज स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करने का काम करेगा। चलिए बेटा, आप देखते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम कैसे करता है। तो हर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम करता है, सबसे पहले ये इंस्पेक्शन करता है। इंस्पेक्शन मतलब पूरा निरीक्षण करता है। जिस डीएनए को इसे कट करना, उस डीएनए सीक्वेंस के पूरे लेंथ का वो परीक्षण करता है। इंस्पेक्शन करने के बाद जब उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को अपना स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलता है, जैसे इको आर1 है तो उसका स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या है? GAATTC। जैसे उसको अपना सीक्वेंस मिलेगा ये उस जगह से बाइंड करेगा उस सीक्वेंस से, और ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा। और क्या कट करेगा? सुगर फॉस्फेट बैकबोन को कट करेगा। ठीक है, ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन को कट करेगा, ये चीज आप जरूर यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब हर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का स्पेसिफिक जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है ये
पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी होता है। अब पैलिंड्रोमिक क्या है, इसको हम समझेंगे यहाँ पर। जैसे एक नाम मैं लिखता हूँ बेटा, पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने नाम लिखा है कनक, कनक लिखा मैंने। अब कनक को चाहे आप आगे से पढ़ना शुरू करिए तब भी कनक आएगा, पीछे से पढ़ेंगे तब भी ये कनक आएगा। इसी तरह अगर इंग्लिश में मैं नाम लिखूं KANAK, कनक, है ना, तो आप देख रहे हैं कि अगर आप आगे से चलेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में तब भी कनक आएगा इसका प्रोनाउंसिएशन, और पीछे से आगे चलेंगे तब भी सेम स्पेलिंग सेम नाम आपको मिलेगा। इसी तरह मलयालम की आप बात करें तो मलयालम को चाहे आगे से आप पढ़िए तब भी सेम स्पेलिंग आपको मिलेगी, सेम प्रोनाउंसिएशन मिलेगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी सेम आपको प्रोनाउंसिएशन मिलेगा। जलज की आप बात कर ले, है ना, जलज हो गया, ये सब पैलिंड्रोम वर्ड है। पैलिंड्रोम वर्ड उन्हें कहते हैं जो सेम मीनिंग आपको देते हैं, चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़ें या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ें। दीज आर द ग्रुप ऑफ लेटर दैट फॉर्म द सेम वर्ड व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ, किसी भी डायरेक्शन में पढ़ें दोनों सेम मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो डीएनए में बेटा पैलिंड्रोम है ना, वो थोड़ा सा अलग होता है। डीएनए में जो पैलिंड्रोम सीक्वेंस होता है बेटा, वहां पर हम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को लेते हैं और बेस पेयर में रीड करते हैं, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड पे हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे हम इको आर1 की बात करें तो इको आर1 के लिए बेटा जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, दैट इज GAA, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ है। तो अब दूसरे स्ट्रैंड पे अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, C यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ T A और G आएगा। और आपने पढ़ा है कि डीएनए के स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी एक स्ट्रैंड अगर 5 से 3 है तो दूसरा 3 to 5 होगा। ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए बेटा, आप यहाँ पर पैलिंड्रोम आपको कैसे मिलेगा। यहाँ पर अगर 5 से 3 आप चलोगे तो क्या मिला, GAATTC। दूसरे स्ट्रैंड पे 3 से 5 नहीं पढ़ना है, 5 से 3 ही पढ़िएगा तभी आपको पैलिंड्रोम मिलेगा। क्या मिला यहाँ पर, 5 से 3 GAATTC। दूसरे स्टैंड पे चलिए, 5 से 3 GAATTC, सेम आपको सीक्वेंस मिला, दैट इज पैलिंड्रोम। अब अगर आप 3 से चलोगे तो दोनों स्टैंड पे 3 से ही चलोगे, ठीक है। 3 से चलिए, CTTAAG, दूसरे स्टैंड पे CTTAAG, दैट इज पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम बेटा डीएनए का पैलिंड्रोम वर्ड के पैलिंड्रोम से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर आपको दोनों स्ट्रैंड पे, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड पे रीड करना है और ओरिएंटेशन को सेम रखना है, ओरिएंटेशन सेम रखना है। ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। ओरिएंटेशन, रीडिंग इज केप्ट सेम, है ना। अगर आप 5 से 3 डायरेक्शन में पढ़ते हैं तो दोनों स्टैंड पे 5 से 3 पढ़ेंगे, या 3 to 5 पढ़ते हैं तो दोनों स्टैंड पे 3 से 5 पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर वही एग्जाम्पल लिया गया है। द फॉलोइंग सीक्वेंसेस रीड द सेम ऑन टू स्ट्रैंड इन 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन। अगर 5 से 3 की तरफ आप चलोगे तो सेम आपको सीक्वेंस मिलेगा GAATTC, और अगर 3 से 5 चलोगे तब भी आपको सेम सीक्वेंस CTTAAG आपको मिलेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, ऐसा मत करिएगा कि एक स्टैंड पे 5 से 3 पढ़ लो और दूसरे पे 3 to 5 पढ़ लो, तब आपको कभी पैलिंड्रोम यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब जब रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंजाइम को मिल जाता है तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलने के बाद जो एंजाइम है वो डीएनए को पैलिंड्रोम साइट के मिडिल से, मिडिल मतलब बीच से थोड़ा सा हटके काटता है, मिडिल से थोड़ा सा हटके काटता है, लेकिन दोनों स्ट्रैंड पे एक जैसे बेसिस के बीच में कट करता है। इसको समझने के लिए जरा आप पिछले पेज पे चलते हैं, ये फिगर आपको दिया गया है, और फिगर में आपको मैं बताता हूँ कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कैसे काम करता है। ये देखिए, एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये एक्शन आपको देखना है कि किस तरीके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क करता है। तो सबसे पहले द एंजाइम कट बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइड। ये वेक्टर डीएनए, वेक्टर डीएनए बेटा प्लाज्मिड डीएनए होता है, और ये फॉरेन डीएनए की बात करें तो फॉरेन डीएनए दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर हमारा डीएनए बैक्टीरिया में डाला जाए तो बैक्टीरिया के लिए हमारा डीएनए क्या होगा, फॉरेन डीएनए होगा। अब देखिए दोनों ही डीएनए में आपको GAATTC दिखाया गया, मतलब ये इको R1 एंजाइम के लिए रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। तो इको R1 कट द डीएनए बिटवीन बेसेस G and A only when the sequence GAATTC is present in DNA।
देखिए, यहाँ पर जब अगर मिडिल की आप बात करें बीचों बीच, तो पैलिंड्रोम का बीचों बीच ये हिस्सा है ना, ये बीचों बीच है, इससे थोड़ा सा अवे काटता है एंजाइम, है ना। और अवे कहाँ पे काटता है, जी और ए के बीच में काटता है। यहाँ पर एक गलत लगा हुआ है, जी और ए के बीच में कट करेगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जी और ए के बीच में, और ये केवल इको आर1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात है बेटा। इको आर1 जी और ए के बीच में कट करता है, और जब जी और ए के बीच में कट करता है बेटा यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर AATT, ये स्टिकी एंड बन गया। स्टिकी एंड सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन होते हैं। तो वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए दोनों पर स्टिकी एंड बन गए, और स्टिकी एंड एक जैसे बनते हैं। AATT दोनों में स्टिकी एंड बन गए, और दोनों स्टिकी, स्टिकी मतलब ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए इन्हें चिपचिपे एंड स्टिकी एंड कहा जाता है। और देखिए यहाँ पर डीएनए फ्रेगमेंट ज्वाइन एट स्टिकी एंड, आपस में ज्वाइन हो गए, और फिर डीएनए लाइगेज ने इनको यहाँ पर जोड़ दिया, और इस तरीके से क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अगर दो अलग अलग सोर्सेस के डीएनए को हम आपस में जोड़ दें तो इसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के काम करने की वजह से, कट करने की वजह से सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन जो किनारे पर बचते हैं उन्हें स्टिकी एंड कहा जाता है। और ये जो स्टिकी एंड होते हैं ये अपने काउंटर पार्ट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, इसीलिए इनका नाम स्टिकी एंड होता है। और ये जो स्टिकनेस है, जो चिपचिपापन है स्टिकी एंड का, ये डीएनए लाइगेज के काम में मदद भी करती है, फैसिलिटेट भी करती है। तो बेटा आपने देखा कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है इसका यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल में डीएनए दो अलग अलग सोर्सेस से लिया जाता है। यानी एक ऑर्गेनिज्म से हम प्लाज्मिड को लेते हैं, दूसरे से हम डीएनए को लेते हैं, और जोड़ के उनको रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन किया जाता है। लेकिन जोड़ने के लिए पहले उन्हें काटा जाता है, और काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, और फिर जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज की जरूरत पड़ती। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना बेटा कि अगर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो दोनों, यानी जो प्लाज्मिड डीएनए है और जो फॉरेन डीएनए है, दोनों को एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा जाएगा। अगर एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे तो एक ही जैसे स्टिकी एंड का फॉर्मेशन होगा, और ये एक जैसे स्टिकी एंड बनेंगे तभी डीएनए लाइगेज एंजाइम उन्हें जोड़ सकता है। अगर अलग अलग तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा फॉरेन डीएनए को और प्लाज्मिड डीएनए को कट किया जाएगा तो उस केस में अलग अलग तरह के स्टिकी एंड बनेंगे, और वहां पर कॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनलेस वन कट द वेक्टर एंड द सोर्स डीएनए विद द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल कैन नॉट बी क्रिएटेड। यानी वेक्टर को और जो सोर्स डीएनए बेटा ये डिजायर्ड डीएनए या फॉरेन डीएनए है, जब तक वेक्टर डीएनए को और फॉरेन डीएनए को एक जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट नहीं करेंगे तब तक रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्रिएट नहीं हो सकता है, क्योंकि अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से अलग अलग स्टिकी एंड बनेंगे, और अलग अलग स्टिकी एंड बनेंगे तो उन्हें डीएनए लाइगेज जोड़ नहीं पाएगा। चलिए बेटा एनसीईआरटी में एक फिगर और आपको दिया गया, ये फॉरेन डीएनए आपको दिखाया गया है। फॉरेन डीएनए या इसी को एलियन डीएनए कह सकते हैं, सोर्स डीएनए कह सकते हैं। और ये वेक्टर आपको दिखाया गया, वेक्टर क्या है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड सर्कुलर है यहाँ पर, है ना। तो क्या लिखा है, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट। आप देखिए कि एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने फॉरेन डीएनए को भी काटा और वेक्टर डीएनए को भी कट किया। अब लाइगेज ने क्या किया, लाइगेज ने फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया। देखिए इसको अलग कलर से यहाँ पर दिखाया गया है, दोनों को जोड़ दिया और क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। और अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहाँ डाल दिया गया, ई कोलाई होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और ई कोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। जब ई कोलाई के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाला गया, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। और अब इस ई कोलाई के अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आने के बाद जब ई कोलाई 20 मिनट में डिवाइड करेगा तो दो डॉटर जो बनेंगी बेटा, दोनों डॉटर के अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाएगा। तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या इसी को शॉर्ट में कहते हैं आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। चलिए बेटा अगले टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। जब डीएनए को कट किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से तो इसके डीएनए के टुकड़े बन जाते हैं, और ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं इन्हें एक टेक्निक के द्वारा सेपरेट करते हैं जिसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। अब इसके लिए कुछ बेसिक बातें हमें जाननी पड़ेंगी। जैसे डीएनए फ्रेगमेंट की अगर हम बात करें बेटा तो ये निगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल होते हैं।
ये नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एनोड की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि जो एनोड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और आप जानते हैं कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर एक मीडियम की हमें ज़रूरत पड़ती है, जिस मीडियम में डीएनए के फ्रेगमेंट मूव करके एनोड की तरफ जाएंगे। और आज के समय में जो सबसे कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स या मीडियम है ये एगरोज है, जो कि एक नेचुरल पॉलीमर है जिसे सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सीवीड टर्म बेटा जनरली हम किसके लिए, ब्राउन एल्गी के लिए यूज करते हैं। जो डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, इसे रिजॉल्व होना कहते हैं। अपने साइज के हिसाब से ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और यहाँ पर जो सीविंग इफेक्ट होता है ये एग्रोज जेल प्रोवाइड करता है। तो एग्रोज जेल कि जिस इफेक्ट की वजह से डीएनए के टुकड़े एक दूसरे से अलग होते हैं, क्योंकि बेटा सब पे निगेटिव चार्ज तो जाएंगे तो सब एनोड की तरफ, लेकिन इनका साइज जिस तरीके से होगा उतनी दूरी तक ये मूव करेंगे। जितना छोटा सेगमेंट होगा डीएनए का उतनी ही ज्यादा दूर तक मूव करेगा। नीट 2019 में पूछा गया था, यानी जितना छोटा टुकड़ा होगा उतनी दूर तक मूव करेगा और जितना बड़ा टुकड़ा होगा उतनी ही कम दूर तक मूव करेगा। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बेटा, है ना, ये आपको एक एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का फिगर दिखाया गया है और इस फिगर में आप देख सकते हैं कि आपको 4 लेन दिखाई गई हैं, 1 2 3 4, ये 4 लेन दिखाई गई वेल है। इन्हीं वेल के अंदर डीएनए को भर दिया जाता है, डीएनए के टुकड़े इन्हीं वेल के अंदर भर दिए जाते हैं। अब आप देखिए कि जो डीएनए बैंड है बेटा, जो वेल है, वेल से स्मॉलेस्ट सेगमेंट सबसे दूर है और लार्जेस्ट सबसे नजदीक है। यानी जब वेल से मूवमेंट शुरू होगा बेटा, तो जो फ्रेगमेंट जितना बड़ा है उतना कम दूरी तक जाएगा और जो जितना छोटा उतनी ही ज्यादा दूरी तक मूव करेगा। तो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट सबसे ज्यादा दूरी तक माइग्रेट करता है, मूव करता है। अब बेटा डीएनए के फ्रेगमेंट जो दूसरे से अलग हो चुके हैं ये तभी आपको दिखाई देंगे जब डीएनए की स्टेनिंग करेंगे एक स्पेशल कंपाउंड जिसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। और इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेनिंग करते ही आपको दिखाई नहीं देंगे, इसके बाद आपको अल्ट्रावायलेट रेज का रेडिएशन डालना पड़ेगा। यानी हम डीएनए को, प्योर डीएनए को नहीं देख सकते हैं विजिबल लाइट में और बिना स्टेनिंग, यानी स्टेनिंग करनी है और उसके बाद अल्ट्रावायलेट लाइट भी डालनी है। बात ध्यान रखिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन इस समय नीट में खूब पूछे जाते हैं। तो बेटा पहले आपको इथिडियम ब्रोमाइड से डीएनए को कलर करना है, फिर आपको उस पर अल्ट्रावायलेट लाइट डालनी है, तब जाके आपको ब्राइट ऑरेंज कलर के डीएनए के बैंड नजर आएंगे। और इन डीएनए बैंड में से जो भी आपका डिजायर डीएनए है ना, जो डिजायर डीएनए है बेटा, उन डिजायर डीएनए में से उन डिजायर डीएनए को आप यहाँ से जेल पीस से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इस स्टेप को इल्यूजन के नाम से जाना जाता है। और अब जो आपका डिजायर डीएनए है, जो फ्रेगमेंट आपने यहाँ से प्यूरिफाई करके अलग किया है, इस डिजायर डीएनए को आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसको वेक्टर के साथ जोड़ के आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं। चलिए बेटा अगला टॉपिक है क्लोनिंग वेक्टर, यानी यहाँ पर हम वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। वेक्टर नॉर्मली आप जानते हैं जो प्लाज्मिड होता है वेक्टर का काम करता है, लेकिन अब यहाँ पर और भी आपको पता चलेगा कि जो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज होते हैं। बैक्टीरियोफेज बेटा क्या है, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहा जाता है या बैक्टीरियल वायरस कहते हैं। तो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज दोनों वेक्टर का काम कर सकते हैं। दोनों के अंदर ये क्षमता है कि ये रेप्लिकेट कर सकते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। यानी बैक्टीरिया के क्रोमोसोमल डीएनए से ही इंडिपेंडेंटली प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज दोनों अपना रेप्लिकेशन कर सकते हैं। अब जो कि बैक्टीरियोफेज वायरस है बेटा, जो कि बहुत छोटे साइज में होता है, इसलिए इसका कॉपी नंबर हाई होता है ना। और इसलिए बैक्टीरियल सेल के अंदर जो बैक्टीरियोफेज होते हैं इनके जीनोम का कॉपी नंबर काफी ज्यादा होता है। प्लाज्मिड का साइज चूंकि बड़ा होता है वायरस की तुलना में, इसलिए प्लाज्मिड का जो कॉपी नंबर होता है बैक्टीरिया में 1 होता है या 2 कॉपी होती है। लेकिन कुछ प्लाज्मिड जो छोटे साइज के हैं उनका कॉपी नंबर 15 से 100 भी हो सकता है, या इससे ज्यादा कॉपी नंबर भी हो सकता है। तो अगर बेटा हम किसी भी एलियन डीएनए को या डिजायर डीएनए को बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड डीएनए के साथ में लाइगेट कर दें तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। अब
जो एलियन डीएनए है वो एलियन डीएनए उतनी ही बार मल्टीप्लाई करेगा जितनी बार प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज करेगा। मान लीजिए एक प्लाज्मिड 15 कॉपी बनाता है, तो अगर हम उस प्लाज्मिड के साथ किसी डिजायर्ड डीएनए को जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दें, तो प्लाज्मिड डीएनए अगर 15 बार कॉपी करता है तो इसका मतलब है उसके साथ जो हमने एलियन डीएनए को डिजायर्ड डीएनए को जोड़ा है वो भी 15 कॉपी का फॉर्मेशन करेगा। आज के समय में हम ऐसे वेक्टर बना चुके हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, जो कि आसानी से फॉरेन डीएनए के साथ जुड़ सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं, और साथ ही साथ ये रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग करने में भी मदद करते हैं, यानी वेक्टर सिलेक्शन कर सकता है रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट का। रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या है बेटा, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। किसी भी वेक्टर में क्लोनिंग के लिए, यानी किसी वेक्टर को अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए यूज करें तो उसमें कौन कौन से फीचर होने चाहिए ये आपको जानने हैं। तो पहला फीचर बेटा होना चाहिए ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि जब तक ओराई नहीं होगा तब तक ये जो प्लाज्मिड डीएनए है इसके साथ अगर हम किसी डिजायर्ड डीएनए या एलियन डीएनए को या फॉरेन डीएनए को जोड़ेंगे तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। तो ओराई आप जानते हैं, ओराई वो सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। और अगर किसी भी डीएनए के टुकड़े को, जिसे हम डिजायर डीएनए या फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए कहते हैं, अगर उसको ओराई से लिंक कर दिया जाए तो जो डिजायर डीएनए है वो भी रेप्लिकेट कर सकता है होस्ट सेल के अंदर। साथ ही साथ बेटा ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ओराई है ये सीक्वेंस कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है, यानी लिंक डीएनए जो डिजायर डीएनए उसकी कितनी कॉपीज बनेंगी होस्ट के अंदर ये भी कौन कंट्रोल करता है, ओराई कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई साइंटिस्ट कई सारी कॉपी नंबर बनाना चाहता है डिजायर डीएनए, जो टारगेट डीएनए लिखा है उसका मतलब डिजायर डीएनए या एलियन डीएनए से या फॉरेन डीएनए से, तो उस केस में उसे ऐसा वेक्टर सेलेक्ट करना होगा जिसका ओराई हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करता हो, क्योंकि कई प्लाज्मिड ऐसे जिनका एक या दो ही कॉपी नंबर बन सकता है। तो आपको अगर ज्यादा कॉपी नंबर बनानी तो आपको ऐसा वेक्टर भी सेलेक्ट करना होगा जिसका ओराई ज्यादा कॉपी नंबर को सपोर्ट करता हो। वेक्टर में दूसरा फीचर क्या होना चाहिए बेटा, सेलेक्टेबल मार्कर। वेक्टर में सेलेक्टेबल मार्कर की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, है ना। ओराई के अलावा वेक्टर को बेटा सेलेक्टेबल मार्कर की जरूरत पड़ती है। सेलेक्टेबल मार्कर क्या करता है, सेलेक्टेबल मार्कर पहचान करता और एलिमिनेट करता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, और ये ग्रोथ कराता है किसकी, ट्रांसफॉर्मेंट की। तो अब ये ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होते हैं पहले इसको समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए पहले ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। एक ऐसा प्रोसीजर जहां पर डीएनए का कोई भी टुकड़ा हम होस्ट बैक्टीरियम के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें, इस घटना को हम ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। तो अब जरा इस बात को ऐसे समझ लेते हैं, यहाँ पर ये एक बैक्टीरिया बेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये बैक्टीरिया है, ये इसकी सेल वॉल हो गई और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये साइटोप्लाज्म है। अब अगर इस बैक्टीरिया के अंदर मैं एक डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दूं, ये डीएनए है, अगर इस डीएनए को मैं बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर देता हूं तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट। इस बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा केस बेटा यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के अंदर कोई डीएनए मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है तो इसको क्या कहेंगे, दैट इज नेम्ड एज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इसे कहेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो ये बस सिंपल सा केस हो गया, किसी बैक्टीरिया में अगर ट्रांसफॉर्मेशन किया गया तो उसे ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे और नहीं किया गया तो उसे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहा जाएगा। अब ये बेटा जो यहाँ पर डीएनए या जीन इंट्रोड्यूस किया गया ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो सकता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन अगर इसे हम बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें तो बैक्टीरिया में उस एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि नॉर्मली द जीन कोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक सच एज एम्पिसिलिन, क्लोरमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन और कानामाइसिन, ये सब बेटा आज ही मैंने आपको लाइव सेशन में इन एंटीबायोटिक के बारे में बताया था, कानामाइसिन के बारे में,
टेट्रासाइक्लिन के बारे में, क्लोरामफेनिकॉल के बारे में। और ये जो एंटीबायोटिक है बेटा, इन एंटीबायोटिक को बनाने वाला जो जीन होता है, उन जीन को कहते हैं सेलेक्टेबल मार्कर फॉर ई कोलाई। बेटा ई कोलाई में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो सेलेक्टेबल मार्कर, नॉर्मल ई कोलाई सेल में ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं पाए जाते हैं, यानी उनमें एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस नहीं होता। जैसे आप इस ई कोलाई बैक्टीरिया को देखिए, इस ई कोलाई में हमने कोई जीन इंट्रोड्यूस नहीं किया है ना। इस ई कोलाई बैक्टीरिया में कोई भी जीन इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, तो इसमें एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन इस ई कोलाई बैक्टीरिया में भी रेजिस्टेंस पहले नहीं था, लेकिन चूंकि इसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करने की वजह से ये ट्रांसफॉर्मेंट में चेंज हो गया और इसमें एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। तो ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ARG सॉरी से कहेंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, यही सेलेक्टेबल मार्कर कहलाएंगे। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बेटा सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं। बेटा किसी भी वेक्टर में आपको सबसे पहली चीज बताई गई जो क्लोनिंग के लिए जरूरी है वो ओराई है। दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर आपको बताया गया। तीसरा क्लोनिंग साइट आपको बताई गई। बेटा क्लोनिंग साइट को आप रिकॉग्निशन साइट कह सकते हैं। अगर किसी भी एलियन डीएनए या डिजायर डीएनए को आप जोड़ना चाहते हैं तो वेक्टर के पास कम से कम एक रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए जहां पे एंजाइम कट कर सके, और जब कट करेंगे तभी हम डिजायर्ड डीएनए को वहां पर जोड़ पाएंगे। तो बेटा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही रिकॉग्निशन साइट का होना जरूरी है, और एक से ज्यादा अगर रिकॉग्निशन साइट एक ही एंजाइम के लिए एक वेक्टर के अंदर मौजूद है तो इससे कई टुकड़े हो जाएंगे और इससे जीन क्लोनिंग कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे बेटा यहाँ पर ये आपको एक प्लाज्मिड दिया गया, ठीक है, ये एक प्लाज्मिड आपको यहाँ पर दिखाया गया है। अब मान लीजिए इस प्लाज्मिड के लिए आपके पास, इस प्लाज्मिड के लिए आपको मान लीजिए यहाँ पर एक इको R1 एंजाइम इसे काटने वाला है। इको R1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और इको R1 के लिए ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, दूसरा ये है, तीसरा ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। तो इको R1 जब इस प्लाज्मिड डीएनए का इंस्पेक्शन करेगा तो जहां जहां पे इसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलेगा वहां वहां पर ये कट कर देगा। ये देखिए यहाँ पे कट कर देगा, यहाँ पे कट कर देगा। अब अगर यहाँ 3 जगह कट करेगा और आप जो डिजायर डीएनए बेटा जोड़ना चाहते हो तो एक ही जगह जोड़ेंगे। यहाँ पर आपने डिजायर डीएनए को जोड़ दिया, अब लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर तो आपने नहीं जोड़ा, तो इससे जो प्लाज्मिड उसके टुकड़े हो गए, सर्कुलर बचा ही नहीं, और अब इसका क्लोनिंग नहीं हो पाएगा। तो अगर किसी एक वेक्टर के अंदर एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के एक से ज्यादा साइट प्रेजेंट होंगी तो ये जीन क्लोनिंग को कॉम्प्लिकेट कर देगा। यही लाइन एनसीईआरटी ने यहाँ पर आपको बताई है। चलिए बेटा यहाँ पर एक फिगर आपको दिखाया गया, ये ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर है बेटा। ये एक प्लाज्मिड आपको दिखाया गया, प्लाज्मिड ही वेक्टर होता है। PBR 322 ये एक वेक्टर बेटा यहाँ पर है। इस यहाँ पर आपको कई सारी रिस्ट्रिक्शन साइट दिखाई गई हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इको R1 के लिए यहाँ पर रिकॉग्निशन साइट दिखाई गई आपको, है ना। हिंडी 3 के लिए दिखाई गई है, बाम H1 के लिए, साल 1 के लिए, पेस्टी 1 के लिए, PVU 1 के लिए, क्ला 1 के लिए और PVU 2 के लिए। तो बेटा टोटल यहाँ पर 8 रेस्ट्रिक्शन साइट दिखाई गई। रेस्ट्रिक्शन साइट वो है बेटा जहां पर एंजाइम कट करता है। अब इससे मैं आपसे पूछूं कि ये बाम H1 क्या है, आप क्या बताओगे? बाम H1 इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, और ये इस जगह पर डीएनए को, इस प्लाज्मिड को कट कर सकता है। इस प्लाज्मिड का नाम क्या है जो आपको पूरा फिगर दिखाया गया है? इसका नाम है PBR 322। PBR 322 क्या है? ये प्लाज्मिड वेक्टर है बेटा। इको R1 क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। GAATTC क्या है बेटा? वो आपने पढ़ा था कि GAATTC जो होता है बेटा वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। अब बेटा यहाँ पर ये वाली जो साइट आपको दिखाई गई, ये ओराई यहाँ पर दिखाई गई। ये वाली जो साइट है ये रोप कहा गया इसे, और रोप क्या है? रोप कोड फॉर दैट प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। जो इस प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होती प्रोटीन, उसके लिए रोप कोड करता है। अब बेटा ये जो लिखा है MPR और टेट आर लिखा है, ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है ये वाला, और ये वाला टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन पे 2 साइट है, PST1 और PVU1,
और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन पर 2 साइट है, BAM1 और SAL1। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, इस प्लाज्मिड या वेक्टर को हम कट करेंगे कहाँ पर, जो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, इन जीन में जो आपको 4 साइट दी गई, किसी एक साइट पे हम कट कर सकते हैं। यानी हम कट या तो PST1 पे करेंगे, PVU1 पे करेंगे, BAMH1 पे करेंगे या SAL1 पे करेंगे। अब देखिए ये बात लिखी एनसीईआरटी ने, द ligation of desired DNA is carried out at a restriction site present in one of the two antibiotic resistance gene। दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है PBR322 में, इसमें से किसी एक जीन पे हम, जो दो साइट प्रेजेंट है, एक जीन पे दो साइट है, दो जीन पे चार साइट, इन चार में से किसी एक साइट पे हम जोड़ सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी ने क्या कहा है, you can ligate a foreign DNA at BAMH1 site of tetracycline resistant gene in the vector PBR322। करें जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में BAMH1 साइट है, इस साइट पे हम कट करके और यहाँ पर डिजायर्ड डीएनए को लाइगेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही बेटा BAMH1 साइट पे कट किया जाएगा तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि डीएनए को आप कट कर रहे हैं बेटा, और डीएनए को कट करते उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, यानी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए but can still be selected out from non-recombinant one by plating the transformant on tetracycline containing medium, है ना। यहाँ पर आप इसको ऐसे समझिएगा, थोड़ा सा हम इसको फिगर में समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे यहाँ पर ये PBR322 है, ठीक है। इस PBR322 में ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है और ये इधर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। जब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को यहाँ पे कट किया गया BAMH1 साइट पे और यहाँ पर एक डिजायर्ड डीएनए को जोड़ दिया गया, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की प्रॉपर्टी खत्म हो गई, लेकिन एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन की प्रॉपर्टी बची रही और अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए में कन्वर्ट हो गया बेटा, ठीक है। आपने प्लाज्मिड के साथ डिजायर्ड डीएनए को जोड़ा तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया यहाँ पर। अब इसको जरा हम दूसरे फिगर में समझने की कोशिश करते हैं, है ना। अब इसको ऐसे समझिए बेटा यहाँ पर कि अगर हम इस ट्रांसफॉर्मेंट को देखें, है ना, इस ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया को अगर हम देखें बेटा यहाँ पर, अगर हम किसी ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया में, ये देखिएगा ध्यान से, दोनों बैक्टीरिया में यहाँ पर बना दे रहा हूं। अब अगर मैं किसी बैक्टीरिया में, ये जो मैंने आपको दिखाई ये क्या है, ये है बेटा यहाँ पर दैट इज PBR322 प्लाज्मिड। ये PBR322 प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या होता है बेटा, डीएनए ही होता है। तो अगर मैंने बैक्टीरिया के अंदर डीएनए डाला है तो ये इसका मतलब कंफर्म है कि ये ट्रांसफॉर्मेंट तो है, ये ट्रांसफॉर्मेंट है, लेकिन PBR322 को मैंने डाला है, तो दिस इज नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसको आप रिकॉम्बिनेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपने डाला तो इसे नॉन रिकॉम्बिनेंट कहेंगे। अब दूसरे बैक्टीरिया के अंदर बेटा मैंने PBR322 नहीं डाला है, मैंने यहाँ पर इसके अंदर डाला है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, है ना, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मैंने डाल दिया। अब जब बैक्टीरिया के अंदर मैंने बाहर से कोई भी डीएनए डाला है तो ये तो कंफर्म है कि ये ट्रांसफॉर्मेंट तो हुआ ही, लेकिन ये रिकॉम्बिनेंट भी कहलाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेंट दो तरह के होते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट। अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर हम सीधे प्लाज्मिड को डाल दें तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा, लेकिन अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालें तो वो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट कहलाएगा। तो अब यहाँ पर बेटा अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने डाला जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है, और इन दोनों बैक्टीरिया को ध्यान दीजिए, अगर इन दोनों बैक्टीरिया को मैं टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में डाल दूं तो आप सोचिए क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में से कौन सर्वाइव करेगा। दोनों को हम टेट्रासाइक्लिन में डालें तो रिकॉम्बिनेंट की डेथ हो जाएगी, लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट सर्वाइव करेगा। क्यों? क्योंकि बेटा जो रिकॉम्बिनेंट है उसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी, क्योंकि हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए BAMH1 साइट पे कट किया, लेकिन यहाँ पर दोनों जीन सुरक्षित हैं इसलिए ये सर्वाइव करेगा। अब अगर इन दोनों बैक्टीरिया को हम एम्पीसिलिन के मीडियम में डालें तो कौन सर्वाइव करेगा, सोचिए। अगर मैं इन दोनों बैक्टीरिया को नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट दोनों को एम्पीसिलिन के मीडियम में डालूं तो कौन सर्वाइव करेगा, दोनों सर्वाइव करेंगे, क्योंकि दोनों में एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन सुरक्षित है। तो ध्यान दीजिए और चाहे याद कर लीजिए, अगर BAMH1 साइट पे कट करेंगे
तो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों एम्पिसिलिन के मीडियम में सर्वाइव करेंगे, लेकिन टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में केवल नॉन रिकॉम्बिनेंट सर्वाइव करेगा। और ये बहुत खास बात है, यही बात ज्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आती। तो चलिए जरा देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि एनसीईआरटी क्या लिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेंट तो दोनों है, ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोविंग एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। ट्रांसफॉर्मेंट बेटा दोनों है और दोनों एम्पिसिलिन के मीडियम में, दोनों ही ट्रांसफॉर्मेंट दोनों एम्पिसिलिन के मीडियम में सर्वाइव करेंगे। देन ट्रांसफर टू ऑन ए मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। लेकिन जब इनको टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में डालेंगे तो रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। लेकिन रिकॉम्बिनेंट बेटा टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में सर्वाइव नहीं करेगा, जबकि नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों ही मीडियम में सर्वाइव करेगा, है ना। ये लिखा हुआ देखिए जरा पढ़िए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है बट नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक। नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों मीडियम में सर्वाइव करेगा। इस केस में अगर आप देखें तो एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है ये ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करती है, लेकिन दूसरी जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है बेटा ये सेलेक्ट करता है किसको, ये रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करता है यहाँ पर। तो बेटा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करने के लिए है, पहचानने के लिए, और जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है वो ट्रांसफॉर्मेंट को पहचानने के लिए। अब बेटा एनसीईआरटी कहता है कि रिकॉम्बिनेंट का जो सिलेक्शन है ये एक क्यूबर्शम प्रोसीजर है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक ही साथ दो अलग अलग प्लेट में डिफरेंट एंटीबायोटिक में बैक्टीरिया को प्लेस करना पड़ता है। एक एम्पिसिलिन वाला मीडियम लेना पड़ता है, एक टेट्रासाइक्लिन वाला। ये पढ़ना जितना आसान है इसे लैब में करना उतना ही कठिन, इसलिए हम एक अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर का यूज करते हैं। साइंटिस्ट ने अल्टरनेटिव दूसरा रास्ता डेवलप किया सेलेक्टेबल मार्कर के लिए बेटा। और अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर की अगर हम बात करते हैं तो ये डिफरेंशिएट कर सकता है रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से। एक तो तरीका ये मैंने सीखा है कि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग करने के लिए हम इन दोनों को टेट्रासाइक्लिन में डालेंगे, जो डाई कर जाएगा वो रिकॉम्बिनेंट होगा, जो जिंदा रहेगा वो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा। लेकिन ये कठिन तरीका है, तो इसके लिए एक तरीका और यूज किया जाता है यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट किया जाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को बनाने वाले जीन के कोडिंग सीक्वेंस में। बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम को बनाने वाले जीन के कोडिंग सीक्वेंस में जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कर दिया जाता है तो इससे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है, क्योंकि उस एंजाइम को बनाने वाला जो जीन होता है वो इनएक्टिव हो जाता है बेटा। एकदम वही बात है जैसे अभी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को हमने कट किया उसकी प्रॉपर्टी खत्म, वैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के जीन को जैसे हमने कट किया उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई। अब एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब एंजाइम करता क्या, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है। जब एंजाइम बन रहा था तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो था बेटा वो ब्लू कलर की कॉलोनी का फॉर्मेशन करता था। अगर प्लाज्मिड में कोई भी इंसर्ट यानी कोई भी डिजायर्ड डीएनए इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, लेकिन जब वहां पर डिजायर्ड डीएनए को इंसर्ट किया गया तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन का, और इससे कॉलोनी कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करती हैं। और जो कॉलोनी कलर प्रोड्यूस नहीं करती उन्हें रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी कहा जाता है। बेटा ध्यान दीजिए, बस दो बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी। अगर ये सब बात आपको समझ में नहीं आ रही तो इतना ध्यान रखिएगा कि जो ब्लू कलर की कॉलोनी होगी, ध्यान दीजिएगा, जो ब्लू कलर की कॉलोनी होगी वो कैसी होगी, नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगी। ब्लू कलर की कॉलोनी नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी होगी, और जो कलरलेस होगी, ठीक ध्यान दीजिए, जो कलरलेस कॉलोनी होगी वो कैसी होगी, रिकॉम्बिनेंट होगी। बस इतना आप ध्यान रखिएगा अगर ये सब आप नहीं याद करना चाहते हैं। रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी कलरलेस होगी और नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी ब्लू कलर की होगी। ये इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का सवाल है जो आपसे पूछा जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आगे का जो टॉपिक है कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, और कल मिंटी में इसके क्वेश्चन भी हम बेटा डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ 12 बजे स्पेशल सरप्राइज सेशन है। कई सारी नई चीजें मैं आपको डेली बेसिस पे सिखाता हूं, तो उस सेशन को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अगर आप नीट में बहुत अच्छा स्कोर बायोलॉजी में करना चाहते हैं, यानी आप ये चाहते हैं कि नीट में आपका 360 में से 360 नंबर आए, तो इसके लिए आप हमारे क्लासरूम बायोलॉजी वीडियो लेक्चर को परचेस कर सकते हैं। यानी 3,000 रुपये में आप एनसीईआरटी के सभी 10 यूनिट और उनके 38 चैप्टर को कवर कर सकते हैं
अगर अपनी पढ़ाई को आप बूस्टअप करना चाहते हैं, आप जीरो लेवल से भी स्टार्ट करते हैं, तब भी आप अपने पूरे टॉपिक को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूनिट वाइज लेक्चर लेना चाहें, जैसे कोई यूनिट जेनेटिक्स की बात करें, अगर जेनेटिक्स यूनिट में आपको कोई दिक्कत है तो ये यूनिट केवल 500 रुपये में भी आप परचेस कर सकते हैं। यानी 10 यूनिट में से किसी भी अगर एक यूनिट को आप परचेस करना चाहते हैं तो उसे केवल 500 रुपीज़ में परचेस कर सकते हैं, और सभी जो 10 यूनिट की कॉस्ट है वो 3000 रुपीज़ है, जो कि एक्चुअल जिनकी कॉस्ट 19,000 होती है, ये इस समय आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आप इन वीडियो लेक्चर को लेना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक पे जाके आप इन वीडियो लेक्चर को परचेस कर सकते हैं और इसी साल आप नीट में सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आपको बायोलॉजी में कोई दिक्कत हो रही तो इनके द्वारा आप आसानी से इन लेक्चर को करके अपने नीट में सफलता पा सकते हैं।